गाजा के अंदर नरसंहार शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज कल ही मैंने आपको फज्र के वक्त बता दी थी। दोस्तों बताना चाहूंगा 12 घंटे के अंदर 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है और लगभग 1000 से ज्यादा घायल हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को तो छोड़ दीजिए, असल में ग्राउंड पर इससे ज्यादा बुरा हाल है। इजराइल ने पहले से ज्यादा बड़े हमले किए हैं और लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने अपने तमाम सीज फायर को तोड़ते हुए गाजा के अंदर जंग को यानी नरसंहार को दोबारा से शुरू कर दिया है। इजराइल ने जिस तरह के हमले किए हैं, ऐसे हमले इजराइल ने लंबे समय के बाद किए हैं। 12 घंटे के अंदर 400 से 500 अगर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि गाजा के अंदर हाल क्या होगा। इजराइल ने जो हमले किए हैं उनकी शिद्दत और उनसे जो तबाही हुई है गाजा के अंदर, वो सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, तमाम रोज़ेदारों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। لا لا بخير مشتاق لا لا بخير مشتاق अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर मैं हमेशा से कहता आया हूं कि फिलिस्तीनियों का कातिल असली अमेरिका है। इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है कि गाजा पर हमला डोनाल्ड ट्रंप से बात करके और अमेरिका से इजाज़त लेकर और उनके नॉलेज में डालकर गाजा पर हमला किया गया है। अब गाजा के अंदर जब तबाही मच गई तो हमास के लड़ाकों ने ऐलान कर दिया कि अब जिस तरह से इजराइल ने नरसंहार किया और बड़े हमले किए हैं, मुश्किल है कि अब कोई इजराइल का कैदी हमारे पास जिंदा बचा हो। लेकिन 2 घंटे के बाद जानकारी दी जाती है कि इजराइल का एक कैदी हमास की कैद में जो था वो मारा गया और 2 से 3 इजरायली कैदी घायल हैं। यानी लीजिए, नेतन्याहू गाजा के लोगों का नरसंहार करने के लिए अपने ही हाथों से यहूदी कैदियों को कत्ल कर रहा है। पहले ही ये बात साबित हो चुकी है कि ज़्यादातर यहूदियों को अपने ही हमलों में इजराइल ने कत्ल किया है और पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग सड़कों पर हैं इजराइल में, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी। अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए उसने गाजा पर हमला कर दिया। मोमिनीन हज़रात, सिर्फ इतना ही नहीं, ये चंद तस्वीर सबूत है कि इजराइल ने घरों पर भी नहीं, क्योंकि घर बचे नहीं हैं गाजा में, इजराइल ने टेंट के ऊपर, तस्वीर देखिए, टेंट के ऊपर भी हमले किए हैं जिसमें लोग शरण लेकर रह रहे थे, उनको भी कत्ल कर दिया है। एक बार फिर से एक झटके में इजराइल ने नरसंहार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इजराइल ने यह मैप जारी करके गाजा के तमाम चारों तरफ ये बॉर्डर जो हैं, मैक्सिमम जो बॉर्डर एरिया हैं, उसको खाली करने की धमकी दे दी है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की कोर्ट में केस भी चल रहा है जिसमें उसे पेश भी होना पड़ रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री की कल कोर्ट की पेशी थी, लेकिन उधर इजराइल ने हमला भी गाजा पर कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट में नोटिस जारी करके रिक्वेस्ट किया
कि जंग देश की शुरू हो चुकी है और मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पेशी पर नहीं आ सकता हूं। जिसके बाद इजराइल की कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। बड़ी जानकारी ये है कि 12 से 18 घंटों में इजराइल ने हमास के और बड़े टॉप लीडरों को कत्ल कर दिया है। 5 लोगों की तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो बमुश्किल हमें हासिल हुई है। कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी जो हमास के टॉप लीडरों में से थे, जो बचे हुए थे, उनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। उधर इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू अबू हमजा, जो पिछले कई सालों से फ्रंट पर आकर लड़ रहे थे, इजराइल के खौफनाक हमलों में ये भी मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, ये मैप देखिए, बीच से बिल्कुल बीच में जो नितजारिम कॉरिडोर है बॉर्डर, और जो खान यूनुस का जो इलाका है, जो आगे बढ़कर राफा क्रॉसिंग जहाँ पर आता है, राफा क्रॉसिंग और जो बिल्कुल नितजारिम कॉरिडोर बीचों बीच है, दोनों रास्तों को सभी के लिए बंद कर दिया है। अब इस तस्वीर में आपको इजराइल का एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, जो हेलीकॉप्टर हवा से जमीन पर हमले कर रहा है, आम गाजा के लोगों पर हमले कर रहा है। इतना बुरा हाल है कि गाजा के एक डॉक्टर बता रहे हैं कि सुबह से अब तक मैंने जले हुए गोश्त यानी जले हुए मांस की इतनी बू महसूस कर ली है कि अभी तक मुझे बस इंसानों के गोश्त के जले हुए की बू आ रही है और बस मुझे खून की बू आ रही है। ये देखिए। We've worked throughout the entire night. We haven't stopped. The bombing has been non-stop. We've run out of ketamine. We've run out of propofol. We've run out of all painkillers. We can't sedate anyone. We can't give them any analgesia. When we intubate people, they wake up and they're choking because we have no sedation. There are 7 girls getting their legs amputated, no anesthesia. The bombing is still going on. The room is still shaking. I haven't slept. We went to bed at about 1 o'clock and at 1:30 the bombing started. It's about 10 a.m. now. I've just gone back to my room. I'm lightheaded. I'm dizzy. And I mean, it was just mostly women and children. इसके अलावा एक माँ बताती है रो रो कर कि किस तरह से बिना सहरी का रोजा उसकी छोटी बेटी ने रखा था, रोजे की हालत में। और वो ऐसा रोजा जो रोजा बिना सहरी के रखा गया, क्योंकि सहरी में कुछ खाने को नहीं था उनके पास। तो उस माँ का ये कहना है, बयान ये है कि बिना सहरी के रोजा मेरी बेटी ने रखा था और सहरी के बिना रोजा रखे हुए रोजे की हालत में मेरी बेटी इजराइल के हमले में मारी गई। أولادي ماتوا جوعانين، أقسم بالله أولادي ما لقيوا السحور يتسحروا، والله بنتي ماتت إنها ماتت صايمة من غير سحور، حسبنا الله، قسما بالله بنتي ماتت من غير سحور، تعبوا من أكل الفول حتى، حسبنا الله من غير سحور أولادي ماتوا واستشهدوا، أولادي وجوزي ماتوا، الله يرحم أنا نايمة أنا وأولادي أصبح ألاقي أولادي وجوزي ميتين، الحمد لله، الله يرحم أولادي وجوزي ماتوا يا عرب، اصحوا حرام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نتنياهو. حسبي الله عليك يا رب، في يوم تشوفوا هيك ربنا يهدك. अल्लाह अकबर। 24 घंटे में 130 से ज्यादा बच्चे गाजा के अंदर मारे गए हैं। इतने खतरनाक हमले कि ये तस्वीर देख लीजिए। गाजा के अंदर पिछले कुछ टाइम से जो लोग रुक चुके थे, ठहर चुके थे, वो अब अपने अपने इलाकों से भाग रहे हैं। लेकिन भागकर जाएंगे कहां? दोनों रास्ते बंद हैं। अब गाजा चारों तरफ से घिरा हुआ है और इजराइल नरसंहार कर रहा है। इसी के साथ एक बार फिर से गाजा में सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाली अगर कोई नमाज बनी तो वो नमाज जनाजा बनी। रोजे की हालत में इजराइल भूखा और प्यासा गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को कत्ल कर रहा है। लेकिन अरब देश खामोश है, सिर्फ निंदा करने का ड्रामा कर रहा है।
और निंदा भी ऐसी जो निंदा कर कर के 1.5-2 सालों से कुछ नहीं हुआ। और एक बार फिर से रोजे की हालत में फिलिस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो गया है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट के प्लान पर राजी हो गया था आखिरकार, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी जिद पर कायम रहते हुए गाजा पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक है, तस्वीरें मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूँ। लगभग तमाम तस्वीरों को सेंसर कर दिया है। लाश के टुकड़े हैं, बच्चे टुकड़ों में बिखर गए हैं, जिस्म के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। हत्ता कि यूएन के जो अधिकारी हैं, रिपोर्ट देखिए, यूएन के अधिकारी हैं, उनको शौक लगा है, उनको सदमा, क्योंकि ऐसा ये मान ही नहीं रहे थे कि अब दोबारा से कुछ इजराइल ऐसा करेगा, लेकिन इजराइल ने अपनी असलियत दिखा दी है। इस खतरनाक हमले के दौरान तुर्की, ईरान, रशिया, सऊदी अरब और कुछ और अरब देशों ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है। अब गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार कौन है, कौन 2-2 हज़ार पाउंड के बम गिरा रहा है, ये दुनिया देख रही है। लेकिन एक बार फिर से सब कुछ रिपीट होना शुरू हो चुका है। अमेरिका के यूएन के लिए जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हमास है। इजरायली पत्रकार का कहना यह था कि ये जो हमने सरप्राइज अटैक गाजा पर किया है, निहत्तों और भूखे और प्यासों पर किया है, वो इसलिए किया है ताकि हम अपने कैदियों को बचाकर लेकर आएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर देंगे। नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके अपने गंदे मुंह, गंदी सोच और अपनी गंदी नाली के मुंह जैसे से, अपनी गंदी शक्ल से, गंदे मुंह से उसने बयान दिया कि गाजा के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमास को ये एहसास हो चुका है कि हमारी ताकत क्या है। अगर हमारे कैदियों को नहीं छोड़ा तो फिर आगे तुम अंजाम याद रखना। सुनिए। אזרחי ישראל, במשך שבועות ארוכים פעלנו ללא לאות כדי להשיג מטרה אחת, למצות עד תום את המאמצים שלנו להשיב את חטופינו. הארכנו את הפסקת האש. הארכנו את הפסקת האש בשבועות כשלא קיבלנו חטופים. הוצאנו משלחות לדוחה, הוצאנו משלחות לקהיר, העלינו הצעות יחד עם המתווכות, קיבלנו הצעות, קיבלנו את הצעת השליח האמריקני ויטקוף. לעומת זאת החמאס דחה פעם אחר פעם כל הצעה. ואני התחייבתי בפניכם פעמים רבות, אם החמאס יעמוד בסירובו, אם החמאס לא ישחרר את חטופינו, אנחנו נחזור להילחם. ואכן, ब्रिटेन की एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी। हजरात, उस एक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी यूके की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इजराइल ने जो ये किया है ये सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है, जेनोसाइड है और कुछ नहीं। उधर कट्टरवादी आतंकी नेता बेंजीवीर ने कहा है कि जंग रोकने पर, क्योंकि सरकार से बाहर निकल गया था मैं, लेकिन अब नेतन्याहू की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अब गवर्नमेंट में आने को तैयार हूं और अपना समर्थन नेतन्याहू को देने को तैयार हूं, क्योंकि दोबारा से जंग शुरू हो गई है। इजराइल की पार्लियामेंट में आम जनता भी जाती है। ऐसे में इजराइल की पार्लियामेंट में जंग के ऊपर बहस हो रही थी और हॉस्टेज जिनके घर वाले हमास की कैद में हैं, उनके परिवार वाले इजराइल की मिनिस्टर और इजराइल के कट्टरवादी आतंकी इकोनॉमी मिनिस्टर से बहस कर रहे थे कि आपने जंग शुरू करके हमारे अपनों को खतरे में डाल दिया। तमाम बहस के दौरान इजराइल का इकोनॉमी मिनिस्टर इतना किलस गया कि उसने सदन से इजरायली परिवार वालों को, हॉस्टेज के परिवार वालों को बाहर निकलवा दिया। देखिए। שלום. תודה רבה, אדוני. תודה. תודה רבה. חנה, עזבי, אל תדיני אנשים בכעסם ובצערם, אבל עם כל הכבוד, הסיפור הזה שבו יש פה אנרכיה, צריך להסתיים. उधर दोस्तों, नेतन्याहू का कहना यह है कि बातचीत हमास से होगी, लेकिन जंग भी होती रहेगी। जंग के बीच ही कोई बात होनी होगी, वो बीच में ही होगी।
अब एक जिसकी नौजवान औलाद हमास की कैद में है, वो यहूदी बाप ऑनलाइन आखिरकार थक हार कर आता है और सोशल मीडिया पर बताता है कि आज जो इजराइल ने हमला नेतन्याहू ने किया है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने फायदे के लिए किया है। उसका हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, न उसके दिल में हमारे अपनों को छुड़ाने का कोई मकसद है। सुनिए। Netanyahu ordered the IDF to go back to war in Gaza. This is although the Israeli government breached the agreement of the first phase to withdraw from the Philadelphia corridor and to send a negotiation party of the second part. Netanyahu, again, for his personal reasons, for his personal interest, is endangering living hostages in Gaza, endangering IDF soldiers for his personal throne as a prime minister. Netanyahu is again betraying the Israeli nation. उधर हुथीज को जहां पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका निशाना बना रहा है, हुथीज ने वादा वफा किया। सऊदी अरब के ऊपर की तरफ से इजराइल की तरफ जब मिसाइल दागी तो इजराइल में सायरन देखिए किस तरह से बजने लगा और लोग भागने लगे। इजराइल में भगदड़ मच गई और इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सऊदी अरब के ऊपर से होती हुई जो मिसाइल इजराइल की तरफ आ रही थी उसे मार कर गिरा दिया। उधर कतर और इजिप्ट बजाय इजराइल को रोकने के हमास को दबाव बनाकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो भी शर्त रख रहा है मान लो और सीज फायर करिए। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हजरात मोहतरम, इसके साथ मैं अपने मन की बात कह दूं जरा। कल दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचा जैसे तैसे, क्योंकि मेरे दोस्त अनस के वालिद साहब का ऑपरेशन चल रहा है पेनक्रियास का। पेनक्रियास में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि पेनक्रियास सड़ने लगी। एमरजेंसी में तत्कालीन तौर पर उनका ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि लगभग दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू ऑपरेशन चला। पिछले 20 दिन से तो वो आईसीयू और वेंटिलेटर पर ही हैं। इसकी जानकारी मैंने कई बार दी। मैं अब बस बता रहा हूँ, जो बड़े दर्द वाले बनते हैं कि हमें कौम का दर्द है, हम काम आ सकते हैं, हम काम आएंगे। रजा भाई बताओ क्या दर्द, आपके लिए हम जान दे देंगे। यहाँ पर बता दूँ, आज का मुसलमान जान छोड़िए खून किसी को देने को तैयार नहीं है, अपने मोमिन भाई को ही। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम पर एमरजेंसी में मदद मांगी कि दिल्ली में कोई तो ऐसा मुसलमान होगा भाई जो, क्योंकि 24 घंटे का टाइम था, ब्लड बैंक से खून प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन फिर प्रेशर होता है कि 18 यूनिट आपके पेशेंट को हमने ब्लड दे दिया है, तो आपको हमारे ब्लड बैंक में 18 लोगों को लाकर 18 यूनिट ब्लड देना होगा। अब मैंने लोगों से कहा तो उस पर लोग आस्क मी एनीथिंग में बजाय मदद देने के, रजा भाई आप हाथरस कब आओगे, रजा भाई आप अलीगढ़ कब आओगे, रजा भाई मीटअप कब रखोगे, अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। अरे भाई, एक बंदा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैंने वो पूरा प्रकरण, पूरा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, लेकिन हमारी ये मिल्लत है भाई, ये हमारी ये कौम है, हमारे ये मुसलमान हैं जो डिजिटल मुसलमान रह गए हैं। इसीलिए आज मुसलमान पिट रहा है हर जगह एक तरफ से लाठी से, क्योंकि मोमिन मोमिन के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है, मुसलमान मुसलमान का मददगार हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा हाल। बड़ा अफसोस हुआ। एज अ मुस्लिम मैं आज 5 साल में ये पहली बार बोलने पर मजबूर हुआ कि जो भी मुसलमान बड़े गर्म जोशी दिखाते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। मैंने उस सोशल मीडिया की मदद से मदद मांगी कि भाई कुछ मुसलमान, कुछ हमारे भाई सर गंगाराम हॉस्पिटल में आओ, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, किसी भी तरह से ब्लड का। तो लोग कह रहे हैं भाई कौन सा ब्लड चाहिए बताओ तो सही। अरे भाई, ब्लड बैंक में कोई सा भी ब्लड देना होता है, उसके बदले मान लीजिए ओ पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड है, तो आप जब ब्लड बैंक में जाओगे और आपका ए पॉजिटिव है, पेशेंट है ओ पॉजिटिव, आप तो आपका ब्लड नहीं जाएगा, आपका ब्लड वो सबमिट कर लेंगे और अपने ब्लड बैंक से ओ पॉजिटिव दे देंगे। मतलब हमारी कौम के लोग इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि भाई
अस्पताल में ये सिस्टम होता है ब्लड बैंक का। अल्लाह किसी को अस्पताल का मुंह न दिखाए और दुआ कीजिएगा पूरी दुनिया के लिए शांति और अमन, गाज़ा फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। साथ में मेरे दोस्त अनस के वालिद साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ब्लड की ज़रूरत अभी भी है। आज फिर से कह रहा हूँ, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में जाइए, पहुँचिए। देखिए, ये मेरे दोस्त अनस के भाई का नंबर है, मोबाइल नंबर है। मेरे मतलब से कॉल मत कीजिएगा कि भाई रज़ा भाई से मिलवाना है, मिलवा दो रज़ा भाई था, भाई रज़ा भाई कहाँ से हैं, भाई रज़ा भाई कहाँ, ये तुम्हारे साथ हैंगा, रज़ा भाई के साथ फ़ोटो हो जाएगी। एक बंदा ज़िंदगी और मौत के बीच में है, तो है किसी का दिल मोमिन वाला तो भाई पहुँचो और इस नंबर पर कांटेक्ट करना अनस के भाई से, और वहाँ बात करने के बाद मैं भी मिलूँगा वहीं इंशाल्लाह आपको। लेकिन आप लोग भी वहाँ मदद के लिए जाओ, मुझसे तो आप कभी भी मिलोगे लेकिन मदद के लिए जाओ। जय हिंद।